ओके जी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। 5 पेपर्स हैं बेसिकली सेपरेशन टेक्निक। So, okay. So, which statement is correct? A mixture of liquids with boiling points which differ by 35 degrees Celsius can be separated by distillation. Number B, locating agents are needed to identify the colors present in ink. नहीं, लोकेटिंग एजेंट्स तो उन चीजों के लिए यूज होता है जब हम किसी भी ऐसी चीज की क्रोमेटोग्राफी करें जो कि कलरलेस हो, है ना, जो कि कलरलेस हो। कलर्ड चीजों की क्रोमेटोग्राफी करने का कोई फायदा नहीं है, सॉरी, कलर्ड चीजों में लोकेटिंग एजेंट डालने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कलर्ड है। जब आपको कलर नजर आ ही गया जब आपको कलर नजर आ ही गया तो फिर आप उसकी उसके अंदर लोकेटिंग एजेंट यूज ना करो। तो बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ओके जी, बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही बेकार है। सही हो गया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो? The desalination of sea water to produce pure water is achieved by fractional distillation. नहीं, वो तो सिंपल डिस्टिलेशन से भी हो सकता है ना। आप वाटर को सेपरेट कर दो, नमक को सेपरेट कर दो वाटर में से, वो तो सिंपल डिस्टिलेशन से भी हो जाएगा। आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, सी डी कह रहा है द आरएफ वैल्यू ऑफ अ डाई इन अ क्रोमेटोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ना 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 ना, सॉल्वेंट नीचे आता है, सॉल्यूट ऊपर आता है। आर एफ इज इक्वल टू स्पॉट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सॉल्वेंट का डिस्टेंस। इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। इनकरेक्ट, 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 दिस इज करेक्ट। भाई, डिस्टिलेशन से जब हम दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं ना बेटा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम इतना तो हो कि वो हम मैं उनको सेपरेट तो कर सकूं। पता लग रहा है आप दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो चीजें जो है ना डिफरेंशिएट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका तो बेस ही यही था यार, अगर आपको याद हो। उसका तो बेस ही यही था कि हम चीजों को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनका तो बेस ही ये था यार, है ना। अच्छा जी, ओके। नाउ which sequence of procedures is used to separate a pure dry samples of hydrated copper 2 sulfate from a mixture containing hydrated copper sulfate and calcium carbonate? भाई, इन्हें हमें सेपरेट करना है। ओके जी, मुझे इसको क्या करना है? सेपरेट करना है, राइट। तो क्या होना चाहिए, क्या करूं मैं ऐसा कि ये वहां से क्या हो जाए बेटा? सेपरेट हो जाए। ओके, मुझे इसको सेपरेट करना है। तो पहले तो आप इसमें ये गौर से देख लें कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है बेटा वो आपका सॉल्यूबल होता है। ओके, दिस इज सॉल्यूबल। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा, वो इनसॉल्यूबल है। दिस इज इनसॉल्यूबल, राइट। बेटा, पहले तो आप इनको तो सेपरेट करो यार। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल को तो हटाओ, है ना। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल को सेपरेट करने के लिए तो पहले आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या कहते हो? पहले तो आपको बेटा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सही है। और फिल्ट्रेशन तब होगी ना, अभी तो दोनों सॉलिड्स हैं। तो दोनों को अगर आपने फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दिया तो फिर कैसे फिल्टर होगा? फिल्टर के लिए तो एक चीज का सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे। तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पहले आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक चीज सॉल्यूबल हो जाएगी, दूसरी चीज इनसॉल्यूबल रहेगी। फिर आप उसे फिल्टर कर लोगे, है ना, ताकि इनसॉल्यूबल चीज अलग हो जाए, सॉल्यूबल अलग हो जाए। तो बी ऑप्शन इंडिकेट ये कर रहा है कि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है। पहले आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया। ओके, पहले आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया। फिर आपने क्या किया? उसको फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन से क्या हुआ? इनसॉल्यूबल पार्टिकल अलग हो गए, सॉल्यूबल अलग हो गया। अब उस सॉल्यूबल में से आपको कॉपर सल्फेट अलग करना है तो उसको इवेपोरेट करवा दो, यानी कि क्रिस्टलाइज करवा दो उसे। सही है। ओके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which separation method would give pure samples of both which separation method would give pure samples of both substances from the mixture? यानी कि किस मेथड से दोनों सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर? ओके, तो वो कौन सा मेथड है? तो अगर आप इसको यूं देखेंगे, सबसे पहला जो है ना आपके पास, वो क्या है? कॉपर सल्फेट
एंड वाटर। ओके, सबसे पहला आपके पास है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो कॉपर सल्फेट और वाटर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। ओके जी। दूसरा कह रहा है कि आपके पास है एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन से। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, ये तो दो लिक्विड्स हैं। एथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड को इवापोरेशन से थोड़ी सेपरेट करेंगे, वो तो डिस्टिलेशन होता है। तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ओके। सॉल्ट एंड सैंड। सॉल्ट एंड सैंड, ये भी सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। फिर कह रहा है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो सेपरेट करेंगे ना, तो नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जो सैंपल हैं ये आपके पास प्योर होंगे, प्योरली, प्योरली। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी तीनों गलत हैं ऊपर वाले। कह रहे हैं विच सेपरेशन मेथड वुड गिव प्योर सैंपल्स ऑफ बोथ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन से करेंगे उसे, तो आपको वाटर प्योर थोड़ी मिलता है ना। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तो चलो आपको प्योर मिल गए, लेकिन वाटर तो प्योर नहीं मिलता ना आपको। एथेनॉल एंड वाटर में ये तो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात की है इन्होंने। सॉल्ट एंड सैंड में आपने चलो फिल्ट्रेशन करवा लिया, लेट सपोज आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, फिर आपका सैंड अलग हो गया, फिर आपका सॉल्ट अलग हो गया। तो सॉल्ट को फिर आपने क्या किया, इवापोरेट कर दिया। फिर भी वही बात है कि आपको एक चीज तो प्योर मिल रही है लेकिन दूसरी चीज आपको प्योर नहीं मिल रही है। लेकिन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के नाइट्रोजन गैस भी प्योर मिल रही है और ऑक्सीजन गैस भी आपको वहां से प्योर मिल रही है। ओके। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं अब वो क्या कहता है कि अ पेपर क्रोमेटोग्राफी experiment is carried out to find an RF value for Fe3 plus. Fe3 plus the result is shown. ओके जी, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। The To make the spot containing Fe3 plus more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide so that a precipitate of iron 3 oxide forms। मतलब कि एज अ लोकेटिंग एजेंट इन्होंने ये कहा है कि स्पॉट अभी ज्यादा विजिबल नहीं है, और अगर जब विजिबल नहीं है तो हम उसका आरएफ वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं चाहता हूँ कि आरएफ वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर लूँ, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, सिंपल। अभी मैं आगे की बात नहीं कर रहा कि हाइड्रोक्साइड बन गया और ये बन गया, अभी इसको छोड़ दें आप लोग। अभी फिलहाल के लिए ये हमारे काम की बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दें, ये भी हमारे काम की बात नहीं। ओके, आप सिर्फ इतना देखो कि उसने स्प्रे कर दिया। तो यहाँ पर स्प्रे एज अ लोकेटिंग एजेंट यूज हो रहा है, हमने यही पढ़ा था क्लास में। एज अ लोकेटिंग एजेंट यूज हो रहा है, राइट। ओके। अंडर द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट द आरएफ ऑफ Fe3 प्लस इज गिवन बाय 1। अब आरएफ एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज दिस। ओके, तो अब आप ये देखें बेटा कि Fe3 प्लस की आरएफ वैल्यू इज गिवन बाय, अब इसमें देखो क्या आना चाहिए, हमने आरएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्पॉट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ Fe3 प्लस फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये होना चाहिए एक्स अपॉन वाई। अब एक्स अपॉन वाई वाले तो दो ऑप्शन है आपके पास, ये वाई अपॉन एक्स वाला सीन तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाई अपॉन एक्स वाला सीन तो बिल्कुल ही ऑफ है। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसको जरा गौर से देखेंगे आप लोग कि आगे क्या कह रहा है बेटा, कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना बेटा, हमने पीरियोडिक टेबल में आपको ये बात बताई थी कि Fe2 प्लस का क्या कलर होता है और Fe3 प्लस का क्या कलर होता है ना, याद है ना आपको। Fe2 प्लस का ग्रीन कलर था, लाइट ग्रीन कलर,
और Fe3+ का रेड ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो इसलिए इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, which statement about methods of purification and analysis is correct? Number one, a liquid that boils over a range of temperatures may still be 100% pure। गलत। हमने तो आपको ये बात सिखाई थी कि प्योरिटी का अंदाजा आप लगा सकते हो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखकर। अगर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट है, फिक्स्ड है, तो आप कहोगे कि वो सब्सटेंस आपका प्योर है। अदरवाइज वो सब्सटेंस आपका क्या है, इम्प्योर है। ये तो गलत हो गया। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस में बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय क्रिस्टलाइजेशन ना, सिर्फ सॉल्युबल सब्सटेंस। क्रोमेटोग्राफी में ओनली बी यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंस, नहीं, गलत। लिक्विड एयर कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड गिविंग ऑक्सीजन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सही है। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना लिक्विड एयर की, तो आपको वहां से नाइट्रोजन गैस भी मिलती है और ऑक्सीजन गैस भी आपको मिलती है। ओके जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विच मेथड्स ऑफ सेपरेशन रिक्वायर अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस? बेटा ये तो ऐसे ही है ना, इसमें तो छोड़ ही दो, कुछ और ही हो रहा होता है इसमें। पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो ना आप सेपरेशन कर रहे होते हो कलर्ड सब्सटेंसेस की, कलरलेस सब्सटेंसेस की, या आप प्योरिटी चेक कर रहे हो बाय कंपेयरिंग द आरएफ वैल्यूज। क्रिस्टलाइजेशन में चीजें जाती हैं लिक्विड टू गैस। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में भी लिक्विड टू गैस। फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन में तो हम सेपरेट कर रहे होते हैं सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो, है ना? दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमें तो सही लग रहा है, क्या कहते हो, ऐसे ही है ना? ओके, a paper chromatography experiment is carried out to separate and identify the mixture of amino acids produced from the hydrolysis of protein। अच्छा, अमीनो एसिड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, राइट? ओके, दे आर कलरलेस। ये बात मैंने आपको बताई थी जब हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे थे। विच apparatus इज needed? तो भाई आपको ऑब्वियसली इसकी क्रोमेटोग्राफी करानी है अगर आप चाहते हो कि ये सेपरेट हो जाए। अगर आप चाहते हो कि ये सेपरेट हो जाए तो आपको इसकी क्रोमेटोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो क्या क्या सामान चाहिए क्रोमेटोग्राफी करवाने के लिए? एक तो आपको चाहिए बेटा क्रोमेटोग्राफी पेपर, वो तो लाजमी चाहिए होता है ना क्रोमेटोग्राफी पेपर तो। फिर आपको चाहिए लोकेटिंग एजेंट, क्योंकि कलरलेस स्पीशी है, तो आप उसको स्प्रे करोगे तो कलर जो है ना वो विजिबल हो जाएगा। फिर आपको पेंसिल चाहिए, क्योंकि मार्कर वार्कर से तो हम लाइन ड्रॉ करते नहीं है, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। रूलर चाहिए ताकि अच्छी तरह से आप लाइन ड्रॉ करें, और ताकि आप आरएफ वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट करें। और आपको सॉल्वेंट चाहिए, है ना? थर्मोमीटर की जरूरत थोड़ी होती है। सी और डी तो नॉनसेंस ऑप्शन है, बिल्कुल ए और बी में डिसाइड करना है। ए क्यों नहीं सही? क्योंकि इन्होंने मार्कर बोला है, मार्कर से तो कभी भी लाइन नहीं लगाते हैं। क्या बोलते हो, ऐसे ही है? इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना आसान आसान है ना यार, एकदम बिल्कुल हलवा है, हलवा हलवा, हलवा पेपर है बिल्कुल। ओके जी। So the diagram represents a chromatogram of the colorless acids present in a drink. The chromatogram has been treated with a locating agent. A table of RF values for the possible acids is given. Which acids are present in the ink? Which acids are present in the ink? Citric acid, malic acid, and lactic acid. भाई आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, आप इनकी RF वैल्यूज निकालो, है ना? आप क्या करोगे बेटा, आप इनकी RF वैल्यूज निकालोगे। RF वैल्यू निकालने के बाद इनकी जो वैल्यूज आपके पास आएंगी ना, RF वैल्यू निकालने के बाद इनकी जो वैल्यूज आपके पास आएंगी ना, आप उन वैल्यूज को इस टेबल से कंपैरिजन करो, उन वैल्यूज का इन टेबल से कंपैरिजन करो। जब आप उन वैल्यूज का इन टेबल से कंपैरिजन करोगे, फिर आपको आंसर पता लगेगा कि कौन कौन इसमें प्रेजेंट है। ओके हो गया जी। अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, जरा देखिएगा, एक चीज नोट करेंगे अब हम इसमें। दिस इज योर जीरो, राइट? ओके, स्केल रखा मैंने। ओके, और मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस मैंने निकाला। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रहा है कोई 4.9 समथिंग।
यानी डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है 4.4, एग्जैक्टली 1 2 3 4, 4.5 कर लेते हैं, 4.5 आ रहा है एग्जैक्टली। ओके, अब मैं स्पॉट 3 का डिस्टेंस देख रहा हूँ, जरा देखिएगा कि स्पॉट 3 का डिस्टेंस मैं देखूंगा बेटा। तो स्पॉट 3 का डिस्टेंस देखने के लिए इसको मैं फिर 0 पे सेट करूंगा। ओके, और स्पॉट 3 का डिस्टेंस आ रहा है 2.12। स्पॉट 3 का जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 3 सॉरी, ये आ रहा है 2.2। कितना आ रहा है? 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं आता हूँ जरा स्पॉट 2 का डिस्टेंस। स्पॉट 2 का डिस्टेंस मैं देख लेता हूँ, ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर पे। स्पॉट 2 का डिस्टेंस आ रहा है 1 cm पर, राइट। स्पॉट 1, स्पॉट 1 का डिस्टेंस आ रहा है, स्पॉट 1 का डिस्टेंस आ रहा है 0.567, 0.7 सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब मैं इनको डिवाइड करवा के देखता हूँ बेटा। पहले मैं स्पॉट 3 की आर एफ वैल्यू निकाल रहा हूँ। स्पॉट 3 की आर एफ इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय 4.5। स्पॉट 2 की आर एफ वैल्यू 1/4.5, और स्पॉट 1 की आर एफ वैल्यू 0.7/4.5। ओके जी, अब मैं डिवाइड करवा के देखता हूँ, जरा देखते रहिएगा बेटा। 2.2 डिवाइडेड बाय 4.5 will give you 0.48। ओके, 1/4.5 will give you 0.22। ओके, 0.7 divided by 4.5 is going to give you 1.4। ये आपके पास आ रही है आर एफ वैल्यूज, आप इनको कंपैरिजन कराएं बेटा। तो 1.4, ओके, 1.4 तो आपके पास हाँ 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 हाँ, 1.4 नहीं है आपके पास, है ना। तो क्या क्या है आपके पास इसमें? 0.48 है, 0.48 है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 ही। अगर हम उसको नियर बाय देखें, क्या पता स्केल रखने में हमसे कुछ एरर आ गया हो। तो सक्सीनिक एसिड तो है ही है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, फिर ऑप्शन पे देखूंगा कौन कौन से प्रेजेंट है। ओके, 0.22, 0.22 मीन्स के तकरीबन इससे मैच कर रहा है, नियर बाय, है ना, मैलिक एसिड। ये भी हो सकता है हमारे पास। ओके, फिर फिर क्या है कि और आ रहा है, अल्लाह भला करे आपका 1.4। ये क्या आ रहा है? 1.4, 1.4 तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी नहीं है, और नियर बाय भी नहीं है। मैं इसको दोबारा डिवाइड करा के देख लेते हैं एक दफा कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो 0.7/4.5, सॉरी ये 0.5 आ रहा है यार, 1.4 नहीं है, 0.5 है ये। 0.5, 0.15, 0.155। अब 0.155 का अगर मैं देखूं तो तकरीबन ये कुछ इससे हो रहा है नियर बाय, क्या कहते हैं ऐसे ही। तो ये भी है। अब आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें ये तीनों हो, वो ऑप्शन बी है। वो ऑप्शन कौन सा है? सिट्रिक एसिड भी है, मैलिक एसिड भी है, सक्सिनिक एसिड भी है। इस तरह से आप क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस को करोगे। बहुत आसान है यार, बिल्कुल इजी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस है। थोड़ी सी बस आपके जो है ना वो अटेंशन यहाँ होनी चाहिए। A mixture of four colored dyes is analyzed by chromatography. The result is shown. Which change will allow the four dyes to be seen? Which change will allow the four dyes to be seen? क्या कहते हो, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो, एक तो इसमें आपके पास क्या है, मेजर द आर एफ वैल्यूज, मेजर द आर एफ वैल्यूज। ये तो आप आर एफ वैल्यूज तो आपको मेजर करनी ही करनी है हर हाल में, हर सूरत में, क्योंकि नंबर ऑफ आर एफ वैल्यूज विल गिव यू द नंबर ऑफ स्पॉट्स, है ना भाई। आर एफ वैल्यू तो आपको बताता है कि आपका जो सैंपल है उसमें कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आर एफ वैल्यू डिसाइड करती है। दूसरा कह रहा है रन द क्रोमेटोग्राम फॉर अ लॉन्गर टाइम। तीसरा कह रहा है रन द क्रोमेटोग्राम यूजिंग अ डिफरेंट सॉल्वेंट।
चौथा कह रहा है यूज एलोकेटिंग एजेंट। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप लेट सपोज ए ऑप्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि भाई मेजर द आरएफ वैल्यूज ऑफ द स्पॉट्स केयरफुली। सही है, मैंने केयरफुली उसे मेजर कर लिया लेट सपोज। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको चारों की चारों डाइज नजर आ जाएंगी। आरएफ वैल्यूज आप जितना भी केयरफुली कैलकुलेट कर लो, अगर तीन आरएफ वैल्यूज हैं तो तीन ही होंगे वो स्पॉट्स। चार आरएफ वैल्यूज हैं तो चार ही स्पॉट्स होंगे। बी ऑप्शन रन द क्रोमेटोग्राम फॉर अ लॉन्गर टाइम। भाई आप 1 घंटा भी पहले बैठे रहो, आप 1 घंटा भी वहां बैठे रहो बेटा, फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो सेपरेशन होनी होगी वो हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी स्पॉट यहाँ है, थोड़ी देर बाद और 2-3 घंटे बैठोगे तो यहाँ आ जाएगा। जो इसकी सॉल्युबिलिटी वो वहां के स्टॉप हो गया, दैट्स इट। फिर वो मूव नहीं करेगा। एक टाइम आता है कि स्पॉट्स कांस्टेंट डिस्टेंस तक आ जाते हैं, फिर वो मूव ही नहीं करते हैं। सी में कह रहे हैं रन द क्रोमेटोग्राम यूजिंग अ डिफरेंट सॉल्वेंट। यस, ये हो सकता है। क्या पता अभी आप वाटर यूज कर रहे हो, उस वाटर में इस स्पॉट की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो, जैसे ही आप उसमें अल्कोहल ऐड करो तो क्या पता थोड़ा सा और मूव कर जाए। क्या पता इसके अंदर एक और सॉल्वेंट ऐसा छुपा हुआ हो, एक और स्पॉट ऐसा जो है ना हिडन स्पॉट हो, जो कि वाटर की प्रेजेंस में ना सेपरेट हो रहा हो, आप अल्कोहल यूज कर लो तब तब सेपरेट हो जाए। तो आपको चाहिए कि डिफरेंट सॉल्वेंट आप यूज करें, क्योंकि ये तीन डाइज हैं। कह रहा है कह रहा है किस चीज को चेंज करें कि ये फोर डाइज हो, किस चीज को चेंज करें कि वो फोर डाइज हो जाए। अब आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करने से कोई 3 डाई से 4 डाई तो नहीं हो जाएंगे ना, है ना। और लॉन्गर टाइम यूज करने से तब भी 3 स्पॉट से 4 स्पॉट नहीं हो जाएंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो ये कि अपना सॉल्वेंट चेंज कर दो। क्या पता इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी ना हो, तो ये काम आप कर सकते हो। ओके जी।